मीना बहुत ही होनहार लड़की थी, सबसे बड़ी और बहुत ही समझदार, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था। मीना तीनों भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके छोटे भाई-बहन की तो कब की शादी भी हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी, उसकी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी, हर बात में मीना के सांवलेपन के लिए कोसती रहती थी। मीना ने स्नातक कर ली थी, अब उसके माँ-बाप को भी उसकी चिंता सताने लगी, उसके पिता की उम्र भी हो चुकी थी। बहू को अपनी बेटी को जली-कटी सुनाने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। आज एक बार फिर मीना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। मीना अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाए जा रही थी। उसकी माँ उसके लिए लाल रंग की सलवार कमीज लेकर आई और कहा, बेटी इन्हीं पहन के ही उनके सामने आना, थोड़ा ढंग से तैयार होना। मीना ने कहा, माँ मुझे क्यों हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़कों वालों के सामने भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा, तुझे घर में बिठा के भी तो नहीं रख सकते बेटी, तेरी भाभी तो वैसे भी हमें हर वक्त सुनाते रहती है, तेरी उम्र भी तो निकली जा रही है। लेकिन माँ, बस चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना, माँ ने गुस्से में कहा। मीना के पापा बस इधर-उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। मीना की माँ ने कहा, आखिर आप कब तक यूं ही चक्कर लगाते रहोगे? नहीं मीना की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी बहू मेरी उम्र बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी। अब और नहीं देख सकता हमारी बेटी को यूं ही दुखी होते हुए। कुछ ही देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ पापा और लड़का खुद गाड़ी से उतरे। दरवाजे पर मीना के माँ बाप हाथ जोड़े खड़े थे उनके स्वागत में। मीना के पापा कहते हैं, साहब हमारी बेटी बहुत ही गुड़ी और समझदार है, जिस घर में भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, हर बात में निपुण है। मेरी बेटी मीना की भाभी उसे चाय नाश्ते हाथ में लिए लेकर भेजती हैं। मीना के हाथ काँप रहे थे। उसे पता था कि यह लोग भी केवल उसके चेहरे की खूबसूरती ही देखेंगे। जब मीना उनके सामने गई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते-करते सब रुक गए। सूरज की माँ आरती कहती हैं, अरे! यह तो बहुत काली है भाई साहब। आप ही देखिए, क्या यह हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है? आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बाँध रही हैं। मीना के पापा ने मीना से कहा, बेटी तुम अंदर जाओ। जब मीना अंदर चली जाती है रोते हुए, तब उसके पिता लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए यह रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ। सूरज के पिता रमेश बहुत लालची व्यक्ति था। कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के लिए दहेज में क्या दे सकते हैं? मीना के पिता सुभाष कहते हैं कि आप जो चाहो। सूरज गुस्से में कहता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आरती ने कहा, तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। सूरज के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। आरती कहती है कि ठीक है, फिर आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। अब मीना की माँ ने जब मीना की माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया, मीना को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पे सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए? मीना की माँ बोली कि ज़्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर सूरज कहता है कि आप लोगों ने यह क्या किया है? मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहता और आप लोग ज़िंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा दोगे? सूरज की माँ कहती है, बेटा वो लोग मनचाहा दहेज देंगे, हमें और क्या चाहिए? एक बार अच्छा-सा दहेज मिल जाए, उस काली लड़की का क्या, नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी। सूरज कहता है, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। कुछ दिनों बाद मीना के पिता ने धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। मीना बड़ा-सा घूंघट निकाले सूरज के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी बेसब्र थीं कि आरती ने आखिर किस चाँद के टुकड़े को पसंद किया है। आरती मीना के कानों में कहती है कि घूंघट बिल्कुल मत उठाना। सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। वह मीना के साथ खड़ा होने पर भी घृणा महसूस कर रहा था। आरती बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लेकर आई। सभी आस-पड़ोस की औरतें कहने लगीं, अरे आरती, अब तो बहू की मुँह दिखाई कर दो। हम भी तो देखें कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हो। हम नज़र नहीं लगाएँगे। आरती ने बहुत बहाने किए पर मीना का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो आरती ने मीना का घूंघट झटकते हुए उठाया। सभी देखकर चौंक कर कहती हैं, यह क्या आरती, इतने बड़े शहर में यही लड़की को बहू बनाया है? यह तो चाँद नहीं पूरा का पूरा दाग है। अपने राजकुमार सूरज के लिए किसे उठा लाई तो? यह बातें सूरज को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थीं और मीना के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता न था।
आरती तो बस आंखें गड़ा के मीना को घूर रही थी। रात को सुहाग रात थी। सूरज गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। मीना दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। गिलास को टेबल पर रखकर सूरज के नजदीक बैठने की कोशिश करती है कि सूरज उसे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बराबरी में बैठने का? तेरी औकात जमीन पर ही बैठने का है और आज से वहीं सोएगी। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मीना कहती है, शादी की है आपसे, चुप कर बाहर, इतनी बेइज्जती करवा कर मन नहीं भरा? सूरज चिल्लाकर कहता है और बेड पर सो जाता है। मीना वहीं नीचे रोते रोते सो जाती है। मीना सुबह उठी, नित्यक्रम करके किचन में गई और सूरज के लिए चाय बनाने लगी। डरी हुई सी चाय का कप हाथ में लेके कुछ देर तो खड़ी रही, लेकिन फिर सूरज की ओर हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ को छूकर कहा, सूरज जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। सूरज आंखें मसलते हुए उठा। मीना के को सामने खड़ा देखा तो गुस्से से लाल हो गई। मीना धीमे स्वर में बोली, सूरज जी, चाय पी लीजिए। सूरज ने चाय का कप उसके हाथ से छीना और उसी के ही हाथों पे डाल दिया। गर्म चाय से मीना का हाथ जल गया। वो चिल्लाई तो सांस तो आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मीना रोते हुए बोली, मेरा हाथ जल गया। इन्होंने गर्म चाय। चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को चाय देने के लिए? अपनी बदसूरत शकल दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी। यह रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर पहले। आरती बोली, सूरज बेटा, आज जा, ताजा तेरे लिए गर्म नाश्ता बनाए हैं। जल्दी से नहा धोकर डाइनिंग टेबल पे आ जा। मीना ने अपने जले हाथ पर थोड़ी सी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई, क्योंकि उसे उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था यहाँ। मन हल्का करने के लिए माँ को फोन किया। माँ, सूरज जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, बेटी, अभी एक दिन पहले ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें सच समझ के रिझाने की कोशिश कर, उसके दिल का हाल जान। देख बेटी, हमने तेरा घर बसा दिया, अब उसे संवारेगी तू ही। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। मीना ने माँ के कहे अनुसार रात को एक लाल रंग की नाइटी पहनकर अच्छी तरह से तैयार होकर सूरज के पास जाती है। सूरज लैपटॉप में काम कर रहा होता है। मीना चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाकर, मैं कैसी लग रही हूँ सूरज जी? जब 2-3 बार बोली तब सुना। सूरज मीना की तरफ देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को गाल पर धीरे धीरे उसके कंधे पर लाता हुआ हाथ की कलाई की ओर जोर से पकड़ा और आईने के सामने ले जाकर कहा, ऐसी लग रही हो, एकदम बदसूरत। और आईने की टेबल से लाली उठाकर उसके पूरे होठों पर लगाते हुए बोला, तुम्हें देखकर आईना भी शर्मा जाए। काजल की डिबिया से पूरे गाल और आंखों के नीचे तक लगा दिया और कहा, यही है तुम्हारा असली चेहरा, जो दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। उसे धक्का देकर कहता है, फिर से अपनी शक्ल लेकर मत आना मेरे पास से चली जाओ। मीना बाथरूम में पानी के शावर के नीचे बैठी जोर जोर से रोती रोती कपड़े धोने वाले ब्रशों से हाथों और चेहरे का कालेपन को उतारने की खूब कोशिश करती। 3-4 दिन बाद सूरज के कुछ दोस्त आए। सूरज ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बिठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार सूरज, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दूसरा दोस्त बोला, चल यार, शादी में नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिला। सूरज परेशान हो गया, सोचने लगा, अब उस बदसूरत से इनको कैसे मिलाऊं? मिलाता हूँ तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह सब मीना भी देख रही थी। सोचा कि यह लोग खास तौर पे मुझसे मिलने आए हैं, तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाकर चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई। इससे पहले कि सूरज ने दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी पत्नी अपने मायके चली गई है। मीना उनके पास जाकर कहती है कि नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे। मैं मीना, सूरज की धर्मपत्नी। सभी दोस्त चौंकते हुए, अरे सूरज, यह कौन है? सूरज को शर्मिंदगी से हो रही थी। यही मेरी पत्नी है। यह देखकर सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, तभी तो तुमने शादी में नहीं बुलाया था। इन्हें कहाँ से उठा लाए? कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। भाभी जी, सूरज ने मीना को तेज आवाज में कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। मीना सभी को आश्चर्य से देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे लोग भी सुंदरता को महत्व देते हैं। क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? रोती हुई अंदर चली गई। रात को सूरज शराब पीकर घर लौटा। गिरने ही वाला था कि मीना ने संभाल लिया और ले जाकर बेड पे सुला दिया। शराब के नशे में सूरज मीना के बहुत नजदीक आ चुका था। सूरज कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों में नजदीकी बढ़ जाती है। सुबह उठकर मीना मुस्कुराती हुई सूरज के नजदीक जाकर उठती है।
सूरज की आँख खुलते ही उसे धक्का देकर कहता है, दूर हटो मुझसे। मीना कहती है, लेकिन रात को आपने शराब के नशे में। सूरज कहता है, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी। कुछ दिनों बाद मीना की माँ का फोन आया। बोली, कैसी हो बेटी तुम। मीना को रोना आ गया, लेकिन माँ को यही कहा, हम ठीक हैं माँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। माँ, आपसे बाद में बात करते हैं, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। तभी आरती मीना के पास आकर कहती है, अपनी माँ से बोल देना कुछ रुपयों की ज़रूरत है, भेज देंगी। मीना आश्चर्य से देखती है। आरती फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो, इनके सर के इतने बड़े बोझ को उतार दिया, अब क्या कुछ भी नहीं ले सकते। तभी अचानक मीना का जी मचलाने लगा। जल्दी से बाथरूम में गई, उल्टियां करने लगी। आरती समझ गई, मीना को पता चल गया कि वह माँ बनने वाली है। छत पर कपड़े उतारने गई थी, तभी वहां आरती और सूरज आकर मीना की चोटी पकड़कर कहते हैं, यह किसका पाप ले आई रे, मेरा बेटा तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। सूरज कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यह किसका बच्चा है, जिसका भी हो तुमको गिराना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, यह इसी घर का चिराग है, मैंने सूरज जी के अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। मीना गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब दोनों नहीं माने तो उन्हें धक्का देकर कहा, आपको इसके बच्चे को मैं खत्म नहीं करने दूंगी, और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को सारी बात बता दी। मीना के माँ पापा आए। सूरज और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारी बेटी बदचलन नहीं है, वो सूरज के सिवा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती जी। आरती कहती है कि भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं। अरे हमारा बेटा इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, न जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रही है। मीना के पापा सूरज के पैरों में गिरकर कहते हैं, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी बेटी की समाज को ठोकर खाने से तुम ही बचा सकते हो। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख मीना ने उन्हें उठकर कहा, बस पापा बस, आप इनके सामने और हाथ नहीं फैलाएंगे, मेरी खुशी के लिए आप जाइए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटी। मीना चिल्लाकर कहती है, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं पापा की बेटी की अर्थी ही उठती है ससुराल से। मीना के मम्मी पापा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। सूरज मीना का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत बहादुरी आ गई है तुम में, अभी चल अंदर सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों मिलकर मीना को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कहते हैं, जब भूखी प्यासी पड़ी रहेगी खुद यह घर छोड़कर चली जाएगी। सूरज के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। उसके माता पिता रमेश को एक बहुत ही अमीर घर की लड़की का रिश्ता मिल जाता है। सूरज के लिए मीना 2 दिन तक भूख से तड़पकर बेहोश हो जाती है। आरती और रमेश ने लड़की वालों से कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बदचलन थी, इसलिए उसे सूरज ने छोड़ दिया, और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे जल्द ही। सूरज दिखने में तो बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। रमेश ने कहा कि आप लोगों को तो जो देना है दहेज में वो कैश में दे देना, शादी करके फालतू खर्चा करने से क्या फायदा। स्वाति बहुत सुंदर थी, जिसमें सूरज की दूसरी शादी होने वाली थी। तीसरे दिन सूरज और स्वाति की कोर्ट में शादी हो गई। स्वाति के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए अपनी बेटी को और उसकी सास को खूब गहने तोहफे में दिए, और भी बहुत कीमती तोहफे दिए। आरती स्वाति का गृह प्रवेश कराते ही मीना के पास आई और धीरे से कहा, देख हमने सूरज की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम जबरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर काम पे लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ तेरा भी नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। और हाँ, अपने बोरिए बिस्तर नौकरानी के कमरे में लगा लियो। मीना की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। मीना ने उसकी बात मानकर जब स्वाति ने बाकी रस्म पूरी कर ली, तब अपना सारा सामान वहां से हटा लिया। मीना खाना खाकर काम में लग गई, लेकिन वो सूरज से भी बहुत प्यार करने लगी थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को देखकर मीना को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। बस करो यार मम्मी जी, और कितनी रस्म करवाओगी, बहुत बोर हो गई हूँ इन फालतू की रस्मों से। यह लो मेरे सोने की अंगूठी, मेरी जगह इसकी करवा दो, और जल्दी से मेरा कमरा बताओ, मुझे सोना है। स्वाति झुंझलाकर बोली। यह देखकर सूरज और उसके मम्मी पापा चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझसे, अब यह नहीं होगा। फिर स्वाति ने उनकी तरफ देखकर बोली। आरती झूठी सी मुस्कुराहट देकर कहती है, हाँ हाँ चलो चलो ना बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आरती कमरा दिखाकर वापस जाने लगती है।
तो स्वाति कहती है, मम्मी जी मेरे लिए 1 गिलास जूस भेज देना। आरती कहती है, अभी हमारी नौकरानी को भेजती हूँ जूस लेकर। आरती मीना को आवाज़ देकर कहती है, मीना हमारी नई बहू के लिए ताज़ा फलों का जूस निकाल कर अभी लेकर जाओ उसके पास। मीना जूस लेकर स्वाति के पास जाती है और कहती है, जूस लाई हूँ आपके लिए स्वाति। स्वाति कहती है, स्वाति नहीं मैडम बोलो, यहाँ के नौकरों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। मीना कहती है, जी मैडम जी गलती हो गई। स्वाति शाम को जींस टॉप पहनकर हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। आरती कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी सुहागरात है ना? स्वाति बोली, क्या मम्मी जी? मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ और आज मेरे लिए कोई खास रात तो नहीं है जो आप मुझे रोक रही हैं। और प्लीज़ यार मम्मी जी मुझे बहू कहना बंद करिए। स्वाति बोली। यह कहकर स्वाति के पापा ने जो नई गाड़ी दी थी उसमें बैठकर चली जाती है। आरती की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गया बेटा, स्वाति बहू अभी तक नहीं आई। आरती सूरज से कहती है। सूरज भी चिंतित सा कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ। आज उसे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद यह सब नहीं चलेगा। मीना नौकरानी के साथ सारा काम खत्म करके सो जाती है। नींद तो कहाँ आने वाली थी, बस करवट बदल रही थी, आंखों में आंसू लिए। 2 बजे स्वाति घर आती है, लड़खड़ाते पैरों से। नशे में स्वाति के इंतजार में तीनों लोग जाग रहे होते हैं। उसे देखकर सूरज गुस्से में आकर कहता है, देखो स्वाति, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। स्वाति जोर से हंसती है। घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूं? मेरे पापा के यहाँ से? मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली। बड़बड़ाती हुई जमीन पर ही गिर जाती है। आरती रोते हुए कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी है, एक मिली बदसूरत और दूसरी तो। बेटा इसे कमरे में ले जाकर सुला दे। सुबह उठते ही स्वाति जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। सूरज बाथरूम से आकर कहता है, क्यों रात वाली अभी भी नहीं उतरी क्या? देखो स्वाति, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। स्वाति कहती है, कौन से तुम्हारे हिसाब से? सूरज, जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डियाँ अपने जेब में डाली थी तब तो नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। और सुनो सूरज, मैं आजकल के ख्यालातों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीऊंगी। तभी वहाँ मीना स्वाति के लिए नींबू पानी लेकर आती है। मीना को देखकर सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। मीना कहती है, लीजिए मैडम, आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। स्वाति गुस्से में थी, हाँ तो रख दो मेरे सर पर। मीना टेबल पर रखकर चली जाती है। आरती स्वाति के पास जाकर कहती है, स्वाति आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। स्वाति का गुस्सा आसमान पर था। बोली, कितनी बार कहा है आपको, यह फालतू की रस्म मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। घर में नौकरानी है ना, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मेरे पापा से बोलकर आपने जिस तरह से कैश और जेवरात लिए थे ना, उसी तरह से एक नौकरानी भी मंगा लो आपकी यह फालतू की रस्म करने के लिए। आरती को उसकी बातें कांटे की तरह चुभी, लेकिन उसके बाप ने खूब रुपए देकर उनकी जुबान पर ताले जड़ दिए थे। आरती ने नज़र भर मीना की तरफ देखा, जो केवल उनकी वारिस को दुनिया में लाने के लिए इतने दर्द सह रही थी, और स्वाति को इतना ही कह पाई, ठीक है स्वाति, कोई बात नहीं, जब तेरा मन होगा तब कर लेंगे। स्वाति सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सुंदरता से घर नहीं चलता, चलता है अच्छे संस्कारों से, जो स्वाति के अंदर 10% भी नहीं था। रात को देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करना, आरती की एक भी बात नहीं मानना, सभी घर वालों का कुछ ही दिन में उससे मन उब गया। आरती को भी जो भी मुंह में आता बस बोल देती। धीरे धीरे सूरज की नज़र स्वाति की जगह मीना को ढूंढने लगी थी। उसे मीना की अच्छाई दिखने लगी। इंसान को कोयले और हीरे में फर्क बहुत देर से समझ में आता है। स्वाति सूरज को बिल्कुल भी समय नहीं देती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती। जब कोई टोकता तो अपने पापा का रूप झाड़ देती। आज जब सूरज ऑफिस से आया तो मीना किचन में काम कर रही थी। सूरज सीधा उसके पास गया, बोला, मीना तुमने खाना खाया? मीना कुछ बोल ही नहीं पाई। जी नहीं सूरज जी। सूरज बोला, चलो टेबल पर हम दोनों साथ ही डिनर करेंगे। नहीं सूरज जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। स्वाति और मीना में सूरज को फर्क समझ आने लगी थी, क्योंकि जब तक सूरज खाना नहीं खा लेता मीना भी उसके इंतजार में बैठी रहती। यह बात आरती ने भी देखी थी, जहाँ स्वाति को किसी के बारे में कोई फिक्र ही नहीं थी। वह मीना के भरोसे पूरा घर था, जिसे वह बखूबी संभाल रही थी। एक दिन आरती की तबीयत खराब हो गई, बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब मीना कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मम्मी जी यह क्या हुआ आपको? छूकर देखा तो आपको तो बहुत तेज बुखार है।
मीना सारा काम छोड़े पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सिर पर रखने लगी। स्वाति चिल्लाती हुई मीना के पास आई, "अबे ओ नौकरानी, तुझे कितनी बार कहा है मुझे नींबू पानी बना दे, मेरा सर फटा जा रहा है।" "रुकिए ना मैडम जी, इनको बहुत तेज बुखार है," मीना शांत स्वर में बोली। स्वाति फिर से चिल्लाते हुए, "अरे! तो इतनी सी देर में मर थोड़ी जाएँगी।" इतनी देर में वहाँ सूरज और उसके पिताजी आ जाते हैं। सूरज स्वाति को एक थप्पड़ जड़ देता है। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की?" स्वाति चिल्लाती हुई, "अब तुमको इस थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा।" आरती भी आँख में आँसू बहने लगे। स्वाति रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में स्वाति के पापा पुलिस लेकर आ गए और बोले, "इंस्पेक्टर साहब, अंदर कर दो इन सबको। मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं।" स्वाति के पापा कहते हैं कि यार, और ये लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट भी करते हैं दहेज के लिए। रमेश कहता है, "नहीं साहब, यह झूठ बोल रहे हैं। हमने तो स्वाति बेटी पर कभी हाथ ही नहीं उठाया, फरमाइश पूरी की, इनकी किसी बात को कभी रोक नहीं लगाई।" आरती मीना का सहारा लेकर बाहर आती है और बोली, "यह क्या बोल रहे हो समधी जी? आपकी बेटी को सर आँखों पर बिठा कर रखा, उसका हमें यही सिला मिला?" स्वाति के पापा कहते हैं, "मेरी बेटी को बड़े नाज़ों से पाला है मैंने। आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की?" आरती मीना की तरफ देखकर कहती है, "जिसको हमारी शिकायत करनी थी, उसने तो कभी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप सहती रही।" कहते हुए रो पड़ी। सूरज भी आज पहली बार मीना को प्यार की दृष्टि से देखकर सोचता है, मीना ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैंने हमेशा इसकी बेइज्जती की। भगवान बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। मीना और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मीना कहती है, "नहीं सर, मेरे मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने स्वाति मैडम को बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था।" मीना को यह भी डर था कि कहीं इन्हें मेरी और सूरज की शादी के बारे में पता लग गया तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहले के होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली। तभी स्वाति भी वहां आकर कहती है, "पापा, आप इन लोगों पर लगाया हुआ केस वापस ले लीजिए। इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे।" स्वाति के पापा केस वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर यह कहकर चले जाते हैं कि अब तो हम जाते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़े बुला लेना। स्वाति मीना की तरफ जाकर उसे गले लग जाती है। सभी घरवाले और मीना हैरानी से स्वाति को देखते हैं। स्वाति आँखों में आँसू लिए कहती है, "मीना, यही लोगों को दिखाना था कि दिल की कितनी अच्छी है।" मीना कहती है, "मैं कुछ समझी नहीं स्वाति मैडम।" स्वाति बोली, "मैडम नहीं, तेरी बचपन की सरफिरी दोस्त प्रिया।" मीना बोली, "प्रिया जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त नहीं बनी।" स्वाति बोली, "हाँ, मैं वही प्रिया जो बचपन में तुझे काली बोलने वालों के दांत खट्टे कर दिया करती थी।" मीना बोली, "तू सूरज जी से शादी?" "अरे मीना, मुझे पूरी बात तो बताने दे। तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं है। कुछ ही दिनों पहले भारत आई मैं। आते ही मैं तुमसे मिलने तेरे घर गई। वहाँ अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में इन्हें जेल डलवा दूँ। लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तेरी अच्छाई का, जो तुझे बदचलन बोल रहे हैं, इन्हें पता था। जिस औरत ने घर से कभी बाहर कदम नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को कोसती है, वो बदचलन है? तो स्वाति जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ बाहर शराब पीती है, उसको क्या कहेंगे? मुझे आंटी ने बताया कि तू सूरज जी से कितना प्यार करती है और ये तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। मीना, यह मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं, जिन्होंने मेरी और सूरज की झूठी शादी करवाई। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूँ तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा। मुझे सोचा मैं यही नाटक खत्म कर दूँ। पर तुझे देखा तेरा हक जो दिलाना था, और इन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। तू जानती है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। बस तुझे खुशी दिलाने के लिए। सूरज स्वाति से कहती है, "प्रिया, आपने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। मीना की अच्छाई तुम्हारे बर्ताव के बाद नजर आई।" सूरज मीना के नज़दीक आकर कहता है, "मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानो मीना, मुझे एहसास हो गया है कि अच्छी सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो सुंदरता कोई मान्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा तुम्हारे कोख में है। बस लोगों के तानों के डर से मैं बहुत कमज़ोर बना दिया था।" आरती स्वाति के दिए गहने उसके हाथ में रख थमाते हुए कहती है, "अब यह समझ में आ गया कि दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से घर संवरता है। प्रिया बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो मीना जैसे हीरे को हम कोयला समझ रहे थे।" आरती रो पड़ी। मीना बोली, "आप लोग माफ़ी मत मांगिए, देर से ही सही हमारा हक मिल गया।
और वो भी हमारी बचपन की दोस्त प्रिया के कारण। प्रिया, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। प्रिया बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। रमेश मीना के पापा से कहते हैं, आप सही थे समधी जी, आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।